तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम समास का पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। पिछले वीडियो में हमने क्या जाना था? पिछले वीडियो में हमने समास के परिभाषा को देखा था, उसके प्रकार को देखा था, और इस वीडियो में हम समास के जो प्रकार हैं उनको डिटेल में देखेंगे, उनकी परिभाषा, उनके डेफिनेशन के साथ और उनके उदाहरण के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बता चुका है कि समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा आता है द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा बहुब्रीहि समास। तो इन सभी को हम एक एक करके डिफिनेशन और इनके उदाहरण देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट समास को देखते हैं। तो हम पहला समास देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या? जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है या प्रथम पद अव्यय होता है या उसमें उपसर्ग लगा रहता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यथाशक्ति, प्रतिदिन। यथाशक्ति में यथा को हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, और ये अव्यय भी होता है। तो यथाशक्ति हो गया, और प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष समास। हम देखते हैं तत्पुरुष समास। तो जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है या अंत में प्रत्यय लगा होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान हो या अंत में प्रत्यय लगा हो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रसोई घर, सेनापति, प्रधानमंत्री। रसोई घर में ये जो घर है अंत में ये प्रधान है, रसोई घर कह सकते हो या कोई भी घर कह सकते हो। तो ये प्रधान हो, यहाँ पर अंतिम पद प्रधान हो जाएगा। यह सेनापति, तो सेनापति हो सकता है और कोई भी पति हो सकता है, ये पति यहाँ पर प्रधान है। ठीक है, और यहाँ पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और भी कई प्रकार के मंत्री हो सकते हैं, ये मंत्री यहाँ पर प्रधान हो जाएगा। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास होता है। अब हम देखते हैं अगला द्वंद्व समास को। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो या उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, योजक चिन्ह ये होता है, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जिसमें दोनों पद प्रधान हो या बीच में योजक चिन्ह लगा हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पर माता पिता या विष अमृत। यहाँ माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगा है, माता और पिता, विष और अमृत, इस प्रकार से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, क्योंकि इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है। देखिए इसके बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा क्या? द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। विष भी प्रधान है, अमृत भी प्रधान है, इसलिए द्वंद्व समास हो जाएगा। या बीच में योजक चिन्ह लगा है। इस योजक चिन्ह का अर्थ होता है एवं, या और, जैसे विष और अमृत, माता और पिता, इसका अर्थ होगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं। तो वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या? वह समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो चौराहा, पंचवटी, त्रिभुज। चौराहा मतलब 4 राहों का समाहार या 4 राहों का समूह। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या है? संख्यावाचक है। दूसरा है पंचवटी, यानी 5 वटों का समूह। तो यहाँ पर जो पंच है वो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो गया। और यहाँ पर त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। तो यहाँ पर त्रि क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। तो इसीलिए ये द्विगु समास हो गया, क्योंकि इसका प्रथम पद संख्यावाचक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कर्मधारय की। कर्मधारय समास का हम डिफिनेशन देखते हैं। तो वह समास जिसमें विशेष विशेषण होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब वह समास जिसमें विशेष विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब उसकी विशेषता एक प्रकार से पता चल रही हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। उदाहरण के तौर पर नीलांबर, कमल नयन और नीलगाय। नीलांबर का मतलब नीला है जो अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर, और कमल नयन का मतलब कमल के समान, नयन के समान कमल। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, नीलांबर में भी ये नीला उसकी विशेषता बता रहा है। तो विशेष विशेषण होता है। यहाँ पर नीलगाय है, नीलगाय, यहाँ पर नीलगाय है तो नीली है जो गाय, उसकी विशेषता यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर विशेष विशेषण हो, उसकी विशेषता बताने का बात हो तो यहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब सबसे लास्ट हमारा बचा है बहुब्रीहि समास, तो उसको भी हम देखिए। हमारा लास्ट है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होते हैं भाई? तो वह समास जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या? वह समास जो अपना सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ को प्रकट करता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर वेड़ापाड़ी, नीलकंठ और लंबोदर। वेड़ापाड़ी जो होता है वीणा को बजाने वाली, तो यहाँ पर वीणा को बजाने वाली कौन है? सरस्वती है, ये अलग अर्थ अपना रख रहा है। उसी प्रकार से नीलाकंठ है, नील, जिनके कंठ नीले हों, ठीक है, अर्थात कौन हो सकते हैं? शंकर हो सकते हैं। तो यहाँ पर विशेष अर्थ ये रख रहा है, सामान्य अर्थ नहीं रख रहा। और यहाँ पर लंबोदर, जिसके उधर लंबे हो, यानी गणेश। तो इस प्रकार से यह बहुब्रीहि समास होता है, यानी उसमें अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसमें ये क्वालिटी होती है। और इसमें अक्सर ज़्यादा देवी देवताओं के बारे में बहुब्रीहि में आता है, जैसे बीड़ापाड़ी सरस्वती जी के बारे में, नीलकंठ भगवान शंकर के बारे में, और लंबोदर गणेश भगवान के अर्थ में। ठीक है, तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने जितने भी समास होते हैं, समास के 6 भेद, उन सबों के डेफिनेशन के साथ उनका उदाहरण हमने समझा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समास एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। और इस वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
थैंक यू।